हेलो माय नीट वॉरियर्स, आई होप आप लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में करके बोला कि मैम प्लीज़ जेनेटिक वाला यूनिट स्टार्ट कर दीजिए। तो आज मैं उस यूनिट को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, हेयर आई विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड प्री मेंडेलियन थ्योरी। नाउ लेट्स स्टार्ट। Principle of inheritance and variations. बेसिकली ये इसके चैप्टर के अंदर आपको इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस 2 वर्ड्स आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो इनहेरिटेंस जो वर्ड है बेसिकली वो किससे रिलेट करता हुआ आया। जैसे कि एक टर्म थी हमारा या इसका मीनिंग जो होता है वो वारिस है, इसी से ये हमारा वर्ड बना है इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हेरिडिटी। व्हाट इज़ हेरिडिटी या मीन्स ऑफ हेरिडिटी। नॉर्मली आपको पता है कि एक जगह से मतलब एक जो हमारा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहले राजा महाराजा होते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि उनका वारिस जो होता था वही बनता था, उसी राज्य का कोई ना कोई एक बेटा है उसी को क्या बनाया जाता था, राजा बनाया जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये टर्मिनोलॉजी जो थी वो उसी से रिलेट करती हुई आई और इस वर्ड को हमने प्रोनाउंस किया हेरिडिटी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, द ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसफ़र of characters from parent to offsprings, ठीक है। ये तो हुआ हमारा हेरिडिटी। अब आता है सेकंड वर्ड वेरिएशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएशंस। जैसे कि वेरिएशन क्या, आप लोगों को डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उनमें कैरेक्टर्स भी क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के हमको ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं और जो कैरेक्टर्स भी हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो एक जैसे देखने को नहीं मिलते। तो वेरिएशन जो है, जैसे कि सपोज़ करो कैट है तो कैट का पेरेंट जो है इसकी प्रोजेनी भी क्या है, आपको किटन ही देखने को मिलेगा। यदि ह्यूमन है तो ह्यूमन का भी बेबी क्या होगा बेटा, ह्यूमन ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से एलिफेंट है तो एलिफेंट का भी बेबी क्या होगा, एलिफेंट ही होगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम बोलते हैं लाइक बैगेट्स लाइक, ठीक है, लाइक बैगेट्स लाइक। तो यहाँ पे वेरिएशन क्या है, वेरिएशन एक इस तरह की डिग्री है जो कि हमें ऑफस्प्रिंग में देखने को डिफरेंट टाइप से देखने को मिलती है। मीनिंग वहाँ पे जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। वाई, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि द डिग्री बाय विच ऑफ स्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम पेरेंट जनरेशन इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, साथ में ये भी कहा जा सकता है कि ये हमें क्रॉसिंग ओवर के जरिए देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को हम राइट डाउन कर सकते हैं, द डिग्री by which offspring differs from parent generation in transmission of characters, एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है नीट में कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रिंसिपल इनहेरिटेंस या फिर जेनेटिक्स।
तो उस पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस लिखे हुए होंगे, तो आपको अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाए तो आपको वेरिएशन पर टिक करना होगा। तो इसको हम नोट करके इस की पॉइंट को लिख सकते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सपोज करो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू हमें देखने को मिलता है वेरिएशंस। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारा क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। साथ में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, सेल डिवीज़न वाला पार्ट है, वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिलती है प्रोफेज 1 में पैकाइटीन स्टेज में, तो उसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, पैकाइटीन ऑफ प्रोफेज 1। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। ठीक है, अब बात आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशंस होते हैं वो हम किसके बिहाफ पे, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बिहाफ पे पता कर रहे हैं पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है दे आर कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रही हूँ। वेरिएशन को डिवाइड किया हमने 2 कैटेगरीज में। एक होता है हमारा सोमैटिक वेरिएशन और एक होता है हमारा जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन। What is the difference between somatic variation and germinal variation? बेसिकली जो हमारा जर्मिनल वेरिएशन है वो तो आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि ये किसके थ्रू हो रहा है, देखने को मिल रहा है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हमारा सोमैटिक वेरिएशन जो होता है ये हमको किसके बिहाफ पे बेटा, जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर हमें जो डिसिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बेसिकली कि इस तरह के जो वेरिएशन के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं एंड दे आर नॉन इनहेरिटेबल इन नेचर। अगेन आई रिपीट दिस लाइन, ये जो सोमैटिक वेरिएशन है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो एक्वायर्ड वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और ये कैसे होते हैं, नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, इसके अंदर हमें फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी देखने को मिल रहा है। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी मतलब फिनोटिपिक जो मॉर्फोलॉजिकली जो करेक्टर्स हैं उनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिसिमिलैरिटी में देखने को मिल रही है। तो इस पॉइंट को हम राइट डाउन कर सकते हैं, डिसिमिलैरिटी ड्यू टू एनवायरनमेंट। किसकी वजह से हमको डिसिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, ड्यू टू एनवायरनमेंट। ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि दीज आर एक्वायर्ड वेरिएशन एंड दे आर नॉन इनहेरिटेबल इन नेचर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम जर्मिनल वेरिएशंस की। जर्मिनल वेरिएशन को हम ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस क्या होते हैं, बेसिकली ये जो होते हैं बेटा ये 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं। ये होते हैं हमारे कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। फर्स्ट वन कंटिन्यूस and second one is the discontinuous variation। अब बात आता है कि what is the difference between continuous and discontinuous variations। जो continuous variation होते हैं एक तरीके से वो fluctuating variations होते हैं। क्या कह सकते हैं इनको, these are fluctuating variation and these cannot give rise to new species। कभी भी क्या न्यू स्पीशीज़ को बॉर्न नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कंटिन्यूस वेरिएशन जो देखने को मिलता है वो हमें ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन क्रॉसिंग ओवर पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, कंटिन्यूस वेरिएशन जो देखने को मिल रहा है ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन क्रॉसिंग ओवर। एक ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, साथ में एक ये वाला पॉइंट भी लिखा जा सकता है कि दीज आर द फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस आर हेरिडिटरी इन नेचर।
इन नेचर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस हेरिडिटरी इन नेचर। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि वेरिएशन के अंदर कैटेगराइज हो रहा है। एक और पॉइंट बोला था कि कैन नॉट गिव राइज टू न्यू स्पीशीज, ये लिख देते हैं डायरेक्टली, कैन नॉट गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो होते हैं वो हमें किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? म्यूटेशन, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अचानक से हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई भी चेंज देखने को मिल रहा है तो उस तरह के वेरिएशन को हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं ड्यू टू म्यूटेशन। अब बात आता है यहाँ पे कि जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, दे आर ऑल्सो कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। ये हमारा सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक, सब्सटेंटिव एंड मेरिस्टिक, दो तरह से देखने को मिलते हैं हमको। सेम इसी तरीके से ये भी टू टाइप्स हैं, सब्सटेंटिव एंड मेरिस्टिक। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे व्हाट इज सब्सटेंटिव वेरिएशन एंड व्हाट इज मेरिस्टिक वेरिएशन। तो सिंपली जो हमारे सब्सटेंटिव वेरिएशंस होते हैं वो वेरिएशन हमको साइज में, शेप में, कलर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दीज आर द जर्मिनल वेरिएशन और कंटिन्यूटी में ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, फिर ऑफ स्प्रिंग से उसके ऑफ स्प्रिंग में जाएगी। तो इस तरीके से ये F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं? कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते जाते हैं। तो दिस इज़ द कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है? सडन चेंज देखने को मिल जाता है हमारे जेनेटिक पार्ट में, तो उस कंडीशन को हमने कहा था डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे सब्सटेंटिव पार्ट जो रिलेट करता है वो हमारा वेरिएशन इन साइज़ हो सकता है। ठीक है, वेरिएशन इन साइज़, कलर में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, शेप में वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, एसेट्रा। जबकि मेरिस्टिक में क्या होता है? जो मेरिस्टिक है उसमें वेरिएशन जो देखने को मिलेंगे वो आपको नंबर ऑफ पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो वेरिएशन इन नंबर ऑफ पार्ट्स। एग्जाम्पल क्या जा सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि जो ग्रेन्स होते हैं तो उनमें जो उनका ईयर होता है, वीट का जो ईयर्स होता है उसमें क्या होता है? जो गेहूं के दाने होते हैं उनकी नंबरिंग क्या होती है बेटा? डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे उस पॉइंट को राइट डाउन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्रेन्स इन एन ईयर ऑफ वीट, इन एन ईयर ऑफ वीट। हम पता थोड़ी ना कर सकते कि एक गेहूं के बाल में कितने दाने निकलेंगे। तो ये तो क्या है बेटा? ये कंडीशन है कि इस बाल में यदि 10 है तो उसमें 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ द कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब हम डिस्कस करते हैं डिसकंटिन्यूअस का सब्सटेंटिव एंड मेरिस्टिक। जिस तरीके से वेरिएशन इन साइज, कलर, शेप था, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? ड्यू टू म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। तो इसका एग्जाम्पल जाएगा, ये होगा तो हमारा शेप, साइज, कलर में ही, क्योंकि सब्सटेंटिव पार्ट है, बट यहाँ पे क्या होगा? म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है हेयरलेस कैट, हेयरलेस कैट। ठीक है, ये देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से एक और देखने को मिल सकता है हमें शॉर्ट लेग एनकॉर्न शीप, शॉर्ट लेग एनकॉर्न शीप। दीज आर द एग्जाम्पल। ये इम्पोर्टेंट है, आपका पूछा गया है ये। अब आता है मेरिस्टिक का। मेरिस्टिक का एग्जाम्पल है पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली इन ह्यूमंस। मतलब जैसे कि नॉर्मली जो आपको फिंगर्स देखने को मिलती हैं वो 5 फिंगर्स होती हैं, लेकिन जब म्यूटेशन देखने को मिलता है तो क्या हो जाता है? कभी कभी किसी की 6 फिंगर्स भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन में क्या है? उसकी फिंगर्स जो है वो 6 हैं। तो यहाँ पे क्या है? उसके अंदर क्या देखने को मिला हमें? पॉलीडेक्टाइली देखने को मिला। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ मेरिस्टिक वेरिएशन। और मेरिस्टिक वेरिएशन किसका पार्ट है इसमें? डिसकंटिन्यूअस टाइप का। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएशंस को डिस्कस कर लिया। अब बात आती है यहाँ पे कि ये जो हेरिडिटी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये दोनों मिलकर
इन दोनों ने मिलके क्या फॉर्म किया, इन दोनों ने मिलके फॉर्म किया जेनेटिक्स। ठीक है, क्या फॉर्म किया, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की सिंपली डेफिनेशन क्या होगी, हम इसको लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of inheritance and variation, study of inheritance and variations, ये कह सकते हैं। अब बात आता है कि जो टर्म जेनेटिक्स थी वो किस साइंटिस्ट ने दी थी। वैसे तो नॉर्मली सबको पता है, 9-10 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, जॉन मैंडल को बोलते हैं, जीजे मैंडल। लेकिन जो पर्टिकुलर जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी जो दी गई थी वो हमारे बैटसन ने दी थी। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे टर्म जेनेटिक्स, विलियम बैटसन। ठीक है, विलियम बैटसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था, ये पूछा जाता है, विलियम बैटसन। अब आता है हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, मैंडल को। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीजे मैंडल और जॉन मैंडल। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, किसी किसी बुक्स में या गूगल पे कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा मैंडल ही लिखा हुआ होगा। लेकिन मैंडल ने क्या था बेटा, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था पी प्लांट पे, लेकिन उनके बाद में इनके सारे डेटा वगैरह को सबको पर्टिकुलर लेके सिंथेसाइज करके बैटसन ने एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी निकाली जिसको उन्होंने जेनेटिक्स कहा। साथ में इसीलिए उनको बोले जाने लगा क्या बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो कहीं पे बैटसन लिखा हुआ है, कहीं पे मैंडल लिखा हुआ है, तो एक तरीके से कंट्रोवर्शियल है। लेकिन आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स तो आपको बैटसन टिक करना है, तो बैटसन। ठीक है, एक और है हमारे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, वो है हमारे थॉमसन मॉर्गन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो पर्टिकुलर हो गया हमारा टर्म्स वाला पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जैसे कि सपोज़ करो हम इस टाइम पीरियड में हैं। ठीक है, ये है 2020। इससे पहले जितनी भी ईयर्स थी और इसके बाद में जितनी भी ईयर्स है, तो इससे पहले वाले को हम क्या कहेंगे, प्री। बीच वाला जो है वो प्रेजेंट जो चल रहा है, आगे आने वाला क्या है, फ्यूचर, मतलब पोस्ट। तो इस तरीके से जो मैंडल था, मैंडल ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, वो अपना एक एरा था उनका 18 वाला पार्ट। 1822 में उनका बर्थ हुआ था और 1865 में जाके उन्होंने एक्सपेरिमेंट को स्टार्टअप किया था। तो वो वाला जो एरा था वो मेंडेलियन एरा था। उस एरा को हमने क्या कहा था, मेंडेलियन एरा। ठीक है, दिस इज़ द मेंडेलियन एरा। इससे जो पहले वाला जो था और इसके बाद वाला जो था, इसके पहले वाले को क्या कहा गया, प्री मेंडेलियन एरा। ठीक है, इसके बाद वाले को क्या कहा गया, पोस्ट मेंडेलियन एरा। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्री मेंडेलियन एरा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 एरास थे। प्री मेंडेलियन, सेकेंड वन मेंडेलियन, and third one post Mendelian. Now let's start. इसमें क्या है, जो हमारा प्री मेंडेलियन था उसके अंदर क्या कहा गया था कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, या जैसे कि मदर और फादर, उन दोनों के जो कैरेक्टर्स होते हैं
वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे तो वो ब्लेंड हो जाते हैं। जो मेंडलिज्म से पहले जितने भी आए थे उन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी। तो इस तरह से प्री मेंडेलियन जितनी भी हमारी थ्योरीज थी वो किस पे बेस्ड थी? थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस किस एरा से बिलोंग करती हैं? तो दिस बिलोंग्स टू द प्री मेंडेलियन एरा। इसके अंदर क्या बोला मैंने अभी जस्ट? कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स मिक्स और blends during transmission to offsprings, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्री मेंडेलियन एरा के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज दी थी किन किन साइंटिस्ट ने। तो सबसे पहले जो थ्योरी निकल कर आई थी वो थी हमारी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। फर्स्ट वन थ्योरी थी इसके अंदर मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ये जो दी थी इन साइंटिस्ट का नेम था बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बोला इस थ्योरी के अंदर? इन्होंने बोला कि जैसे कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर वेपर्स होती है और वेपर्स जो होती हैं एट द टाइम ऑफ द कॉइटस, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर वो वेपर्स इकट्ठी हो जाती हैं और एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पाइथागोरस ने क्या बताया कि बॉडी पार्ट्स के अंदर वेपर्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी थ्योरीज किस पे बेस्ड थी? ब्लेंडिंग पे बेस्ड थी। तो उन्होंने पाइथागोरस ने जो पार्ट मिक्सअप हो रहा है बॉडी पार्ट्स के अंदर उसको वेपर्स कहा था। लेकिन हम लोगों को भी पता है कि ये थ्योरी क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट्स में है वेपर्स नहीं इकट्ठे होंगे जो कि कॉइटस में हेल्प करेंगे और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। बट इन्होंने बताया वो। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को राइट डाउन कर सकते हैं। बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स में क्या बोला मैंने आप लोगों को कि वेपर्स, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। वेपर्स जब कॉइटस हुआ तो क्या हुआ? ये कैरेक्टर्स एग्रीगेट कर जाते हैं और क्या करेंगे? एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ये आपका नीट में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आप प्रीवियस देखोगे, प्रीवियस 10 ईयर्स से पहले वाले जितने भी नीट के क्वेश्चंस हैं उनमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सिर्फ मेरा यहाँ पे बताने का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। यदि ये आपसे पूछा जाए कि मॉइस्ट वेपर थ्योरी के साइंटिस्ट कौन थे, किसने दिया, तो इसमें से क्वेश्चंस जो बनते हैं ना सिर्फ इतने ही बनते हैं कि जो हमारा प्री मेंडेलियन एरा है वो किस पे बेस्ड है। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये किस पे बेस्ड है? थ्योरीज, ब्लेंडिंग वाली जो थ्योरीज हो उन पर बेस्ड है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, इनके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं ये आपको पता होना चाहिए, साथ में कि कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी है, बस इतना आप लोगों को जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं पता करना। तो ये हो गए पाइथागोरस साइंटिस्ट। अब आता है नाउ सेकंड वन थ्योरी। सेकंड वन थ्योरी क्या थी? सेकंड वन थ्योरी थी फ्लूइड थ्योरी। सेकंड थ्योरी फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी जो दी थी हमारे एम्पेडोक्लस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, जो इन्होंने दिया था ये, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? पाइथागोरस ने तो वेपर्स बताया था, इन्होंने बोला, नाम से ही समझ में आ रहा है फ्लूइड थ्योरी, कि वो वेपर्स नहीं होता, वो फ्लूइड होता है, जो कि क्या करता है, जब कॉइटस होगा तब उस टाइम पे क्या होगा, वो फ्लूइड जो होता है फीमेल बॉडी के अंदर आ जाता है और कोगुलेट कर जाता है, जिससे कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया? यहाँ पे निकल के आया बॉडी पार्ट सेम वैसे ही लिख देती हूँ मैं, सिर्फ वेपर की जगह क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोइटस। देन कोइटस कहाँ पे? इन फीमेल बॉडी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोगुलेट हुआ,
होने के बाद में हमें क्या देखने को मिला, न्यू इंडिविजुअल। तो ये हो गया हमारा फ्लूइड थ्योरी। अब आता है थर्ड वन थ्योरी। थर्ड वन थ्योरी क्या थी, थर्ड वन थ्योरी थी रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। ये भी आपको नेचर समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या बोला, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, ब्लड से रिलेटेड बात की गई थी। ये किसने दिया था, दे आर गिवन बाय एरिस्टोटल, एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने दी थी ये। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो मेल है और फीमेल है, मेल के अंदर प्योर ब्लड देखने को मिलता है, जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल पार्टनर होता है उसमें मोर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, और जबकि फीमेल जो होता है, फीमेल के अंदर जाके क्या होता है, वो फॉर्म करता है, मेल वाला पार्ट फ्यूज़ करता है, तब जाके जाइगोट फॉर्म होता है। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला था, एरिस्टोटल ने बोला कि प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड आर फाउंड इन मेल पार्ट एंड फीमेल में क्या देखने को मिलेगा, इम्प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड देखने को मिलता है। दे गेट फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट फॉर्म होगा। तो जाइगोट के अंदर प्योर भी करेक्टर्स होते हैं और इम्प्योर भी करेक्टर्स होते हैं, ये एरिस्टोटल ने बताया। लेकिन हम लोगों को पता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं और मालूम भी है कि इसके अंदर मेल में क्या होता है, स्पर्म वाला पार्ट, फीमेल में क्या होता है, एग वाला पार्ट। जब जाके वो दोनों फ्यूज़ करते हैं तब जाके हमारा जाइगोट फॉर्म होता है। तो अकॉर्डिंग टू हम एरिस्टोटल के चलते हैं तो क्या बोला उन्होंने, मेल जो है दिस इज़ प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड और फीमेल का इम्प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या फॉर्म हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसके अंदर क्या है, बोथ प्योर प्लस इम्प्योर दोनों। ठीक है, तो ये किसने दिया था, हमारा एरिस्टोटल ने दिया था। अब आया नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी क्या थी, थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। प्री फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या है, प्री फॉर्मेशन का मीनिंग ये है कि जब भी हमारा जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है तो उसके अंदर ऑलरेडी, मतलब गैमीट के अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई एक मिनिएचर प्रेजेंट था। ठीक है, मिनिएचर प्रेजेंट था जिसकी वजह से, चाहे वो एग हो चाहे वो स्पर्म हो, उन दोनों के अंदर ही अपना अपना एक मिनिएचर प्रेजेंट था, जिसके बिहाफ पर क्या होता है कि ग्रोथ देखने को मिलती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पर ये एक साइंटिस्ट थे हमारे सुमार्डन, उन्होंने बताया, मैं लिख देती हूँ उसको भी, किसके द्वारा दिया गया था, बाय सुमार्डन ने इसको दिया था। उन्होंने क्या बोला कि जो गैमीट्स हैं उनके अंदर क्या है बेटा, एक मिनिएचर प्रेजेंट होता है। जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वहाँ पर उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो स्पर्म था उसके अंदर एक मिनिएचर जो प्रेजेंट था उसको इन्होंने क्या बोला, स्पर्मिस्ट, मतलब होमनकुलस, जो कि ह्यूमन की तरह दिखने वाला था। जबकि जो हमारा कौन सा वाला पार्ट था, ओवम वाला पार्ट था, उसके अंदर क्या था बेटा, उसमें भी क्या था, एक मिनिएचर प्रेजेंट था, इसीलिए उसको क्या कहा गया, होविस्ट कहा गया। तो इनके अकॉर्डिंग क्या बोला इन्होंने, इस पॉइंट को राइट डाउन करते हैं, ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ embryo is present in gamete fertilization triggers its growth। इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन और थ्योरी ऑफ ह्यूमनकुलस भी कहा जाता है। इसको भी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, ह्यूमनकुलस भी कह सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, थ्योरी ऑफ ह्यूमनकुलस भी कहते हैं। तो क्या क्या टू व्यूज़ देखने को मिले इसमें,
2 व्यूज़ में कौन कौन सा था? एक तो व्यू था हमारा स्पर्मिस्ट वाला और दूसरा व्यू क्या था? ओविस्ट वाला। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 5th नंबर की थ्योरी। 5th नंबर की थ्योरी में क्या था? पार्टिकुलेट थ्योरी। पार्टिकुलेट थ्योरी, ठीक है, ये दी थी हमारे मॉर्फियस साइंटिस्ट थे उन्होंने, बाय मॉर्फियस साइंटिस्ट, इन्होंने दिया था ये। 6 नंबर की थ्योरी थी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस ये दी थी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको बता देती हूँ इजीली कि थ्योरी ऑफ पार्टिकुलेट थ्योरी क्या है और ये थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस क्या है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है पार्टिकुलेट। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिल रहे हैं। ये सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं? गैमीट्स में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ये कहा हमारे मॉर्फियस साइंटिस्ट ने। ये अकॉर्डिंग टू क्या था बेटा? पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग थी, लेकिन ये बात सच नहीं है, ट्रूली सच नहीं है। अब बात आता है चार्ल्स डार्विन ने इसी थ्योरी को क्या किया बेटा? मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हमारी हर बॉडी में, मतलब हर बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हर सेल्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैनजेनेसिस या जेम्यूल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है उनको? पैनजेनेसिस या जेम्यूल्स कहा जाता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू हमारे गैमीट्स में जाके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और वो गैमीट्स जो हैं उन दोनों का जब फ्यूज़न होता है तो वहाँ से वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा? एक तरीके से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, हर सेल का पार्ट एक ऑर्गन बनाने में हेल्प करता है एम्ब्रियो के अंदर, न्यू इंडिविजुअल को वो प्रोड्यूस करता है। ये चार्ल्स डार्विन ने बोला। तो हम इस चीज़ को राइट डाउन कर सकते हैं। क्या कहा इन्होंने? ईच बॉडी सेल क्या होते हैं उसके अंदर? हर सेल के अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो मैं पार्टिकुलेट ही लिख रही हूँ क्योंकि इसी का मॉडिफिकेशन था पार्टिकुलेट थ्योरी का। पार्टिकल्स, ठीक है, नोन एज, क्या कहा इनको? पैनजेनेसिस, या फिर हम बोल सकते हैं जेम्यूल्स। ठीक है, ये जो पार्टिकुलेट पार्टिकल्स थे वो किसके थ्रू बताया मैंने? माइग्रेट विया ब्लड कर रहे थे। तो किस में जा रहे थे वो? गैमीट्स में। गैमीट्स में फिर क्या हुआ? गैमीट्स के बाद क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट। जाइगोट से फिर आपको पता है एम्ब्रियो, एंड देन न्यू इंडिविजुअल। ये हो गया यहाँ पे। तो ये एक तरीके से जाइगोट था। इसमें मैं यहाँ पे ये पॉइंट राइट डाउन कर देती हूँ। गाइड ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। ये पार्टिकल्स क्या कर रहे थे? ऑर्गन्स को फॉर्म करने में हेल्प कर रहे थे। तो ये हो गई हमारी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जो कि चार्ल्स डार्विन ने दी थी। अब आता है हमारा 7th थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये बहुत पूछा जाता है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये जो दी थी बेटा वेस्टमैन साइंटिस्ट ने दी थी, काफ़ी बार पूछा गया है बाय गस वेस्टमैन, इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है सोमैटो और एक होती है जर्म। तो यहाँ पे सोमैटिक टाइप ऑफ सेल और जर्म टाइप ऑफ सेल्स, इन्होंने क्या कहा वेस्टमैन ने कि जो सोमैटिक टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं दे आर मोर्टल इन नेचर, जबकि जो जर्म सेल्स होती हैं वो
इमोर्टल होती हैं और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं। तो ये जो थ्योरी थी इसको थोड़ा बहुत ठीक माना गया, बेस माना गया। इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए मेंडल ने क्या किया था बेटा, अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दो बातें कहीं, एक तो सोमैटोप्लाज्म की और एक जर्म प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म में क्या, सोमैटिक टाइप ऑफ सेल्स, और कैसे होते हैं, दे आर मोर्टल इन नेचर। जबकि जर्म प्लाज्म सेल्स कहते हैं, जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं या फिर इनको सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं, एंड दे आर इमोर्टल इन नेचर। ठीक है, और यही सेल जो होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरीके से जितनी थ्योरीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी वो सारी की सारी थ्योरीज मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी हैं। ठीक है, अब बात आता है कि यहाँ पे जो हमारे थ्योरीज हैं उनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, किन थ्योरीज के अंदर, ब्लांडिंग इनहेरिटेंस के अंदर। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, एग्जाम्पल्स विच रिजेक्ट्स द theories of blending inheritance, जिसकी वजह से इनमें सब थ्योरीज को क्या देखने को मिला था, रिजेक्शन देखने को मिला था। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक एग्जांपल ये हो सकता है स्किन कलर। ठीक है, जैसे सपोज करो मेल फेयर है, फीमेल डार्क है, तो उसकी ऑफस्प्रिंग जो है वो फेयर भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी देखने को मिलती है। तो इनमें से इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोई भी थ्योरी इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। साथ में सेकंड वन एटाविज्म देखने को मिल सकता है। थर्ड, हमारा जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं, उनसे ऑफस्प्रिंग देखने को मिला, मतलब उनकी सेक्स ट्रेट जो होते हैं दोनों की क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल। बस इतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा इससे एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। सेक्स ट्रेट इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट और थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को समझा। ठीक है, जो भी आप लोगों को इस वीडियो में जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो